नमस्कार दोस्तों, 28 नवंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको सामने ही दिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ट्रेवल को ओपन अप करने की सिचुएशन को रिव्यू किया है। आपको पता है कोरोना के केसेस जब से कम हो रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेवल बढ़ रहा था, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेवल खतरनाक हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम ओमिक्रॉन नाम का ये जो नया कोविड वेरिएंट आया है इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो इस न्यूज को देखेंगे। नेक्स्ट, जैतापुर विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो महाराष्ट्र में फ्रांस की कंपनी की मदद से और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडियन साइड से मिलकर जैतापुर पावर स्टेशन बना रहे हैं। 1650 मेगावाट के 5 प्लांट्स यहां पे निकल के आएंगे, लगभग 9 गीगावाट्स के। तो इसको यहां पे देखेंगे इस न्यूज को। देन, लेप्रोसी फ्री ओडिशा। ओडिशा में लेप्रोसी के केसेस फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो 2006 तक ओडिशा ने अपनी लेप्रोसी की प्रॉब्लम को ज्यादातर सॉल्व कर लिया था, लेकिन 2013-14 के बाद से लेप्रोसी के केसेस एकदम से ओडिशा में बढ़े हैं और ओडिशा इसके लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन, जर्मनी, ओवरऑल इन सब जगहों पे ओमिक्रॉन नाम का ये जो कोविड-19 वेरिएंट है बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन फिर से लगाए जा रहे हैं। फिर ट्रिप्स के ऊपर इंडिया साउथ अफ्रीका मिलकर फिर से डब्ल्यूटीओ में प्रोटेस्ट करने वाले थे। अभी के लिए डब्ल्यूटीओ की मीटिंग स्थगित हो गई है। और व्हाट्सएप का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, इसमें अब तक व्हाट्सएप को 20 मिलियन यूजर्स तक इनरोल करने की परमिशन थी। अब व्हाट्सएप को 40 मिलियन यूजर्स तक इनरोल करने की परमिशन मिल गई। 4 करोड़ यूजर्स व्हाट्सएप के पेमेंट नेटवर्क में आ सकते हैं। हालांकि वो अभी भी कम है, क्योंकि व्हाट्सएप की जो कैपेसिटी है, जो व्हाट्सएप यूजर्स है इंडिया में, वो 500 मिलियन है। 50 करोड़ लोग इंडिया में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और केवल 4 करोड़ लोगों को पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने की सहूलियत दी है अभी व्हाट्सएप ने। तो अभी भी व्हाट्सएप को ओवरऑल अपने पेमेंट सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए बहुत सी और परमिशंस लेनी पड़ेंगी। परमिशन देगा कौन? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। तो इन न्यूज़ों को हम लोग यहां पे शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज, रिव्यू प्लान टू स्टार्ट ऑल नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स पीएम। मोदी जी ने बोला है कि भाई जितने भी हमारे अब तक के प्लान थे इंटरनेशनल ट्रेवल को रिज्यूम करने के, इनको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेवल को रिव्यू करने के प्लान तो इस कंटेक्स्ट में बनाए जा रहे थे कि कोविड-19 कम हो रहा है, लेकिन अब ये B.1.1.529 ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट है, जिसको अभी के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया, ये फिर से फैलने लग रहा है। तो सरकार फिर से ओवरऑल इंटरनेशनल के ट्रेवल के नियमों को रिव्यू करेगी और रिव्यू करना जरूरी भी है। देखिए, जो सेकेंड वेव आई थी वो इतनी खतरनाक थी कि सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक गिर गई थी। तो अब थर्ड वेव किसी भी वेरिएंट की वजह से आती है, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उसको कंट्रोल करके रखे। तो मोदी जी ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रखे हैं कि जितने लोग भी इंटरनेशनल ट्रेवल करके वापस आ रहे हैं, इनकी आप मॉनिटरिंग रखिए, इनके कोविड सैंपल्स को इंसाकॉग वाली लैब्स के पास भेजिए। इंडिया के अंदर कोविड-19 की सेकेंड डोज की जो कवरेज है, इसको तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। इस प्रकार के बहुत सारे स्टेप्स यहां पे लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के ऑफिशियल्स को राज्य की सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके अलग अलग वैक्सीन के बफर स्टॉक बनाना, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, पीडियाट्रिक फैसिलिटी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स की अप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, हर घर दस्तक कैंपेन जिसके चलते वैक्सीनेशन एफर्ट्स को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है, इस प्रकार की चीजों को और तेज करना। ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ अलग अलग कंट्रीज को ये वार्निंग दे चुकी है कि ओमिक्रॉन फैल रहा है, सर्विलेंस, सीक्वेंसिंग, इन सब चीजों को बढ़ाइए। इंटरनेशनल ट्रेवल से वायरस फैल सकता है, तो इंटरनेशनल ट्रेवल को थोड़ा रेगुलेट करिए। बंद तो देखो नहीं किया जा सकता है इंटरनेशनल ट्रेवल को। तो कुल मिला के इंडिया ने भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए हैं। अगर देखा जाए तो अब तक ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, हर जगह पे ओमिक्रॉन के केसेस डिटेक्ट किए जा चुके हैं। साउथ अफ्रीका में 100 केसेस, बोट्सवाना में 4, हांगकांग में 2, यूके में 2, जर्मनी में 2, बेल्जियम में 1, इजराइल में 1, डेनमार्क में 1, इटली में 1। आपको लगेगा कि एक ही तो केस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिटेक्टेड केस है। कितने एक्चुअली में घूम रहे हैं केसेस वहां पे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी है नहीं। और जब केसेस बढ़ते हैं तो कितने भयंकर तरीके से बढ़ते हैं, ये हम इंडिया के अंदर देख चुके हैं। जीएस पेपर 2 हेल्थ में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो प्रिया बी ने हमको ज्वाइन किया। प्रिया बी का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक प्रिया बी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन दिस चैनल। देन करुणा आनंद ने हमको ज्वाइन किया। करुणा आनंद का ये 7th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक करुणा आनंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। इतने लंबे समय से जो लोग ज्वाइन करके रखे हैं, दे आर स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल, सो वेलकम बैक करुणा।
दीक्षिता दास ने हमको ज्वाइन किया, इनका सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक दीक्षिता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देबाशीष बनर्जी ने हमको ज्वाइन किया है, इनका फोर्थ मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक देबाशीष एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन सानवोज हुसैन ने हमको ज्वाइन किया, रंजन चतुर्वेदी ने हमको ज्वाइन किया, मनाली मुनेश्वर ने हमको ज्वाइन किया, पवन वर्मा ने हमको ज्वाइन किया, अभिषेक नायक ने हमको ज्वाइन किया, इनका सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अभिषेक नायक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। रुचिन रोशन ने हमको ज्वाइन किया, इनका फोर्थ मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक रुचिन रोशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आशीष संधू ने ज्वाइन किया, इनका भी फोर्थ मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच आशीष। तो आशीष 4 मंथ एज ए मेंबर, रुचिन रोशन 4 मंथ एज ए मेंबर, then Debashish Banerjee 4 months as a member, Priya B 4 months as a member, welcome back Ashish, Rochin, then Debashish and Priya, thank you so much guys and girls for joining recurrently, it is specifically very helpful. Special thanks to Karuna Anand 7 months as a member, specifically very helpful, इतने लंबे समय से जो members हैं। दीक्षिता दास and Abhishek Nayak 2 months as a member, welcome back Dikshita and Abhishek, thank you so much for joining, and also welcome to Pawan Verma, मनाली मुनेश्वर, रंजन चतुर्वेदी, शाहनवाज हुसैन, वेलकम बैक गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। फिर बात करेंगे जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। वैसे जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट का आइडिया बहुत पुराना है, कुछ अपडेट्स हैं, हिंदू में एक आर्टिकल छपा है। देखा जाए तो पिछले 11 सालों से जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी के लिए कुछ प्रोग्रेस देखा गया। महाराष्ट्र में जैतापुर नाम की जगह ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। एक तरफ है फ्रांस की कंपनी EDF और दूसरी तरफ है इंडिया की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और फाइनली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो गया। भाई 6 रिएक्टर्स, मैंने शुरुआत में शायद 5 बोल दिया, 6 रिएक्टर्स हैं, हर रिएक्टर 1650 मेगावाट का है। टोटल 9900 मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी है, 9.9 गीगावाट्स का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन हो रहा है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। 6 स्टेट ऑफ द आर्ट EPR रिएक्टर्स को यहाँ पे बनाया जाएगा और जितनी बिजली पैदा होगी उससे 7 करोड़ घरों को बिजली जाएगी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो इससे इंडिया के अंदर जॉब भी पैदा होगी, प्लस इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, वो कोल बेस्ड नहीं होगा। तो हम लोग, आप कह सकते हो कि फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बिना इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेंगे, नौकरियां पैदा होंगी, लो कार्बन फ्यूचर, और प्लस इंडिया और फ्रांस की जो रिश्ते हैं वो यहाँ पे अच्छे होंगे। और इससे मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स को जोर मिलेगा, क्योंकि बहुत हद तक न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर आएगी। तो बहुत से फायदे हैं इसके, और इंडिया के अंदर कुछ डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे छोटी छोटी सप्लाईज इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदे जाएंगे और इसके लिए 200 इंडियन कंपनीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना इतने मेगा स्केल पे आसान बात नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट, बॉयलर, इस प्रकार की चीजें इंडिया के अंदर से भी खरीदी जाएंगी। तो वो सप्लाई करने के लिए भी 200 इंडियन कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये 200 इंडियन कंपनीज बहुत सारी हायरिंग करेंगी ओवरऑल अपनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। इसके लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करवाई गई है फ्रांस की कंपनी EDF के द्वारा। फिर फ्रांस का I2EN यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, फिर इंडिया का VJTI वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी है ना, ये किस बात पे कराई गई है कि इंडिया के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा, जहां पे उन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि इस जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करेंगे। अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस इंडिया के रिश्ते इसलिए भी बहुत अच्छे हैं, फ्रांस एक बहुत एक्टिव इन्वेस्टर इंडिया के अंदर। यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए तो तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाली कंपनी इंडिया के अंदर फ्रांस है। नंबर 1 2 पे है नीदरलैंड, जर्मनी, और फ्रांस है तीसरे नंबर पे। $9.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर चुकी है। ओके, तो ये सब चीजें हैं। फ्रांस और भी बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व है, जैसे जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, ये इंडिया में क्लीन मोबिलिटी की प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जो कि भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, डोंट रेज पैडी, तेलंगाना टेल्स फार्मर्स। देखिए, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने राज्य की सरकार को साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम तेलंगाना से इस बार पार बॉइल्ड राइस नहीं खरीदेंगे। एक्चुअली में तेलंगाना का जो राबी सीजन है ना, जिसको लोकली यसांगी सीजन कहा जाता है, उस समय पे तेलंगाना के अंदर लोकल कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं कि पार बॉइल्ड राइस ही पैदा किया जा सकता है।
और पार बॉइल्ड राइस को आप कन्वर्टेड राइस भी कहते हैं, इजी कुक राइस कहते हैं, जो कि थोड़ा बहुत वो पहले ही पक चुका होता है, हस्क में वो पहले ही थोड़ा सा बॉयल हो चुका होता है, हल्का सा पक चुका होता है, ज्यादा नहीं, अभी भी मतलब ज्यादातर कच्चा ही रहता है, बट हल्का फुल्का वो पका हुआ होता है, इसलिए उसको पार बॉइल्ड राइस कहा जाता है। अब इस प्रकार की पार बॉइल्ड राइस की इस समय पे सरकार को जरूरत नहीं है पीडीएस के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, इसलिए राबी सीजन के शुरू होने से पहले ही केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को लिखित में बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हम राज्य की सरकार से पार बॉइल्ड राइस नहीं खरीदेंगे। अब जब तेलंगाना की सरकार को पता चला कि केंद्र की सरकार पार बॉइल्ड राइस नहीं खरीदेगी तो पैसे आएंगे नहीं केंद्र की सरकार की तरफ से, तो तेलंगाना की सरकार ने पहले ही फार्मर्स को बोल दिया कि भाई देखो, पार बॉइल्ड राइस मत उगाना, कोई दूसरा उगा लो, पल्सेस उगा लो, गेहूं उगा लो, बट पार बॉइल्ड राइस मत उगाओ। हाँ, वो राइस के फार्मर्स जिन्होंने किसी सीड कंपनी के साथ पहले मांडवली कर रखी है, किसी राइस मिलर के साथ पहले मांडवली कर रखी है। देखिए, राइस का एक प्रॉपर मिलिंग प्रोसेस होता है, जो रॉ राइस पैदा होता है ना, उसमें सीड, डंठल, बाहर का कवर, ब्राउन राइस, व्हाइट पैडी सब मिला हुआ होता है। एक लंबा प्रोसेस होता है हस्किंग का, मिलिंग का, क्लीनिंग का, जिसके बाद राइस ईटेबल फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो बहुत सारे फार्मर्स को पहले ही ठेका दे के रखा है राइस की, बड़ी बड़ी मिल ने, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने। फिर बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स होंगे जो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए राइस उगाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग राइस उगा सकते हैं, बट वो अपने रिस्क पे उगा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने और तेलंगाना की सरकार ने पहले ही फार्मर से बोल दिया है कि अगर तुम अपना पार बॉइल्ड राइस नहीं बेच पाए तो हम खरीदेंगे नहीं। ठीक है ना? तो बेटर यह है कि पार बॉइल्ड राइस के अलावा कोई और राइस बनाओ। अच्छा, एक और बात है यहां पे, जो तेलंगाना के अंदर पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, अब कुछ हद तक तो देखो पैडी खरीदा ही जाएगा, उगाया ही जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि केंद्र की सरकार ने बोल दिया और राज्य की सरकार ने बोल दिया तो तेलंगाना में राइस उगाया ही नहीं गया, थोड़ा बहुत तो उगाया ही जाएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत राइस तेलंगाना के पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में बिकेगा, इस बात को इंश्योर करने के लिए तेलंगाना के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि आसपास के जैसे स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का बहुत सारा राइस आके तेलंगाना के पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर पे बिकने लगता है, तो तेलंगाना की जितने भी कलेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो भी बड़े बड़े आला ऑफिसर्स हैं, इनको स्पेसिफिकली एक वार्निंग यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है तेलंगाना की सरकार की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, कि तेलंगाना के अंदर जो पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं वहां पे किसी और स्टेट का राइस नहीं बिकना चाहिए, केवल तेलंगाना के फार्मर्स का राइस बिकना चाहिए। क्योंकि पहले ही तेलंगाना के फार्मर को बोल दिया गया कि तुम राइस मत उगाओ, जो दो थोड़ा बहुत भी पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर में बिकेगा वो कम से कम तेलंगाना का हो, किसी बाहर के स्टेट का ना हो, ताकि तेलंगाना के फार्मर्स के हितों को हम इंश्योर कर सकें, ऐसा यहां पे तेलंगाना की सरकार का बोलना है। फिर जो भी मिलिंग राइस है, जो भी मिलिंग एजेंसीज हैं आपकी, या फिर मिलिंग की जो भी जगह हैं, और जो भी आपका ये राइस को स्टोर करने की जगह है सरकार के कंट्रोल के अंदर, उनको बहुत स्पीड पे, देखिए पैडी का प्रॉपर प्रोसेस होता है, बनाया गया, क्लीन किया गया, हस्किंग हुई, मिलिंग हुई, ठीक है ना, फाइनली उसका ऊपर एक लेयर लगाई गई, आप कह लो ये एक प्रोसेस होता है ना जिसके थ्रू आप प्लांट के या फाइनल प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन लेवल्स को बढ़ाते हो, फोर्टिफिकेशन जिसे बोलते हैं। तो फोर्टिफिकेशन के थ्रू राइस के, दाल वगैरह के जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको बढ़ाए जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको बहुत तेज किया जा रहा है, ताकि पहले के जो आप कह लो रिजर्व्स हैं राइस के तेलंगाना के अंदर, वो जल्दी से मार्केट में उतारे जा सके, ताकि जो थोड़ी बहुत जगह है वो बचे, और अगर कोई नया प्रोडक्शन आता है तो उनको पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में स्टोर किया जा सके। बहरहाल ज्यादातर केसेस में अब राज्य की सरकार यहाँ पे पार बॉइल्ड का प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी, क्योंकि राज्य की सरकार खरीद के करेगी क्या जब केंद्र की सरकार खरीदने के लिए पैसा नहीं देगी। गॉट इट भाई? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही, जीएस पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। हालांकि जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव साहब, इन्होंने बोला है कि डेफिनेटली केंद्र सरकार के साथ मिलके ये पूछेंगे कि भाई आप हमारे यहाँ का पार बॉइल्ड राइस क्यों नहीं खरीद रहे हो। केंद्र की सरकार का सिंपल लॉजिक है, भाई हमें इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, तो हम खरीद के करेंगे क्या, वो पड़े पड़े सड़ जाएगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है लेप्रोसी फ्री ओडिशा सीइंग वरिंग राइजेस केसेस। देखिए यहाँ पे मैंने इमेज नहीं लाई, लेकिन लेप्रोसी में आपको बता दूं कि बेसिकली एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया की वजह से ये लेप्रोसी नाम की बीमारी होती है। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि लेप्रोसी नाम की बीमारी कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया, ये नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
एक्चुअली में इसमें होता है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, आपके स्किन के ऊपर दाग से धब्बे से पड़ जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम में थोड़ा थोड़ा डैमेज आने लगेगा, और उसमें भी एक एग्रेवेटेड पोजीशन होती है कि बहुत ज्यादा गड्ढे धब्बे लेजियंस टाइप के अगर आपकी स्किन में पड़ने लगे तो उस कंडीशन को पता है क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका मल्टी बैसिलरी रेट, हाई मल्टी बैसिलरी रेट। तो लेप्रोसी के चलते आपके स्किन पे इंफेक्शन आने लगते हैं, धब्बे आने लगते हैं, ठीक है ना, नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो बोला जाता है कि भाई मल्टी बैसिलरी रेट बहुत ज्यादा हाई है, लेप्रोसी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि उड़ीसा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज अभी के लिए ये है कि संबलपुर की जो उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे मदद मांगी है कि भाई वो लेप्रोसी पेशेंट्स को केयर और असिस्टेंस प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि लेप्रोसी से रिलेटेड मेडिकल स्टाफ अब ज्यादा बचा नहीं है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर पिछले कई सालों से, मतलब पिछले 3-4 सालों में स्पेसिफिकली देखा गया है कि सालाना लेप्रोसी के केसेस 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं। जबकि खास बात यह है कि 2006-7 में उड़ीसा ने अपने आप को लेप्रोसी फ्री कर लिया था, और जब उड़ीसा लेप्रोसी फ्री हो गया तब उड़ीसा को लगा कि अब लेप्रोसी के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, नर्सेस को हायर करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है। 2013-14 में आप देखोगे कि एकदम से लेप्रोसी उड़ीसा में बहुत तेजी से फैलने लगा। वैसे तो देखा जाए तो 1980s में, 1970s में लेप्रोसी के हालात उड़ीसा में बहुत बुरे थे। तो उड़ीसा में 1981 में इंप्लीमेंट किया गया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, और इस इरेडिकेशन प्रोग्राम के थ्रू जबरदस्त तरीके से उड़ीसा के अंदर चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। 1997-1998 में उड़ीसा में लेप्रोसी के केसेस थे 1,03,416, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें सुधरी। 1983-1984 में पर 10,000 पॉपुलेशन नंबर ऑफ लेप्रोसी केसेस थे उड़ीसा में 123.2, और ये 2006-7 तक पर 10,000 केसेस एक से नीचे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट लेप्रोसी को उड़ीसा ने हरा दिया। फिर उड़ीसा को लगा कि अब तो हम लेप्रोसी से जीत चुके हैं, तो लेप्रोसी से रिलेटेड डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सबको हायर करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टाफ था वो धीरे धीरे रिटायर करता गया, कुछ को फायर कर दिया गया, नया रिक्रूटमेंट किया नहीं गया। अब 2013-14 से देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर साल लेप्रोसी के केसेस उड़ीसा में 10,000 से ज्यादा जा रहे हैं। कोविड-19 के समय पे 2020-21 में टोटल केसेस गए 6,156। हालांकि ये अंडर काउंटिंग हुई है, कोविड-19 के समय पे सिर्फ कोविड-19 पे ध्यान रहा, बाकी बीमारियां इग्नोर हो गई, तो मोस्ट प्रॉब्ली लेप्रोसी के केसेस होंगे ज्यादा, रिपोर्ट कम हुए हैं। अब अगर बात की जाए तो जो नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम उड़ीसा में चलाया गया था, यहाँ पे 2,137 पर्सन्स थे, 1,251 पैरा मेडिकल पर्सनल्स थे, लेकिन अब आप देखो तो केवल 404 लेप्रोसी वर्कर्स बचे हैं, जिसमें से 45 आप कह दो ऑलरेडी, मतलब सिर्फ इफेक्टिवली इस समय पे लेप्रोसी को देखने वाला जो पैरामेडिकल स्टाफ है उड़ीसा के अंदर वो केवल 45 है। बाकी सब ओवरऑल या तो रिटायर हो चुके हैं, नौकरियां छोड़ चुके हैं, और सरकार ने फ्रेश रिक्रूटमेंट किया नहीं है। तो लेप्रोसी से रिलेटेड जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिला हुआ है। कहां पे? उड़ीसा के अंदर। और बहुत जगहों पे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को डिप्लॉय किया जा रहा है। अब ये जो आशा एक्टिविस्ट है ना, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में तो इन्वॉल्व है, लेकिन लेप्रोसी एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, और लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए एक ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अब यहां पे राज्य की सरकार उड़ीसा की क्या कर रही है? 2018 से कर क्या रहे हैं कि ब्लॉक लेवल के नोडल वर्कर्स को, आशा को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मोबिलाइज करते हैं, इनको कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग दे देते हैं, कुछ जगहों पे तो केवल 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और लेप्रोसी के पेशेंट्स के साथ लगा देते हैं। कई सारे तो वर्कर्स यहाँ पे इससे इन्फेक्ट हो गए। तो लेप्रोसी जैसी जो डिजीजेस है ना, इनके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इनसे डील करने के लिए आप कुछ दिन की ट्रेनिंग से आप लेप्रोसी जैसी बीमारी को नहीं हरा सकते हो। समझ गए बात को? और अगर आप देखें तो जब पैरामेडिकल ट्रेन्ड वर्कर्स को डिप्लॉय किया गया था, तब जो लेप्रोसी का मल्टी बैसिलरी रेट था वो 30% से कम था। 2006-7 में जब मल्टी बैसिलरी रेट फैलना शुरू हुआ, उसके बाद से ये रेट 40-50% पे आ गया, और अब तो मल्टी बैसिलरी रेट मतलब लेप्रोसी होने के बाद किसी की बॉडी पे कितने लेजियंस आ रहे हैं, कितना नर्व डैमेज हो रहा है, ये रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको कम करने की जरूरत है, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की यहाँ पे जरूरत है, और वो यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे उड़ीसा की सरकार की भी गलती है। 2013-14 ने केंद्र की सरकार ने उड़ीसा को वार्न किया था कि आपके लेप्रोसी के केसेस बढ़ रहे हैं,
2014 में फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने ओडिशा की राज्य की सरकार को चिट्ठी लगी कि 22 डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट और 184 पैरामेडिकल वर्कर्स को बहुत अर्जेंट लेवल पे हायर करो। उसके लिए केंद्र की सरकार ने पैसा भी दिया, बट राज्य की सरकार ने कोई हायरिंग यहाँ पे नहीं की, इस पर्टिकुलर वार्निंग को इग्नोर कर दिया। और अब आप देख सकते हो कि लेप्रोसी बहुत भयंकर तरीके से ओडिशा के अंदर फैल रहा है। अभी के लिए ओडिशा में 87 लेप्रोसी कॉलोनीज हैं, 8,032 वहां पे इनमेट्स हैं। हर साल 10,000 से ज्यादा केसेस आते हैं, लोग ट्रीट भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, बट नंबर ऑफ केसेस लेप्रोसी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि शुरुआत में लेप्रोसी को डिटेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ट्रेंड प्रोफेशनल्स यहाँ पे लेप्रोसी के हैं नहीं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट्स इंप्लीमेंटेशन, हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। तो ओडिशा का ये जो आप कह सकते हो बर्ताव है ना, कि भाई चीजों को जाने दिया, ध्यान नहीं दिया, ये काफी भारी पड़ रहा है उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट है इंडिया साउथ अफ्रीका मिनिस्टर्स डिस्कस प्लान्स फॉर ट्रिप्ड वेवर पुश। देखिए, अभी जो मिनिस्टीरियल मीटिंग होने वाली थी डब्ल्यूटीओ की, वो रद्द हो गई, लेकिन इससे कुछ घंटे पहले ही जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, इन्होंने साउथ अफ्रीकन काउंटर पार्ट इब्राहिम पटेल से बात की और फिर से डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में कोविड की वैक्सीन के ऊपर से ट्रिप्स वेवर लेने की बात उठाई। आपको पता है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और कुछ हद तक इंडोनेशिया ने मिलकर डब्ल्यूटीओ के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रिप्स वेवर को मांगा है, कोविड-19 की टेक्नोलॉजी के ट्रिप्स वेवर को मांगा है, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, इनके जेनेरिक वर्जन्स बना के दुनिया भर की गरीब कंट्रीज में कोविड-19 की वैक्सीन को अवेलेबल करवाया जा सके। बट इन अमीर कंट्रीज का यह बोलना है कि हमारी टेक्नोलॉजी का फायदा क्या, हमारे पैसे खत्म करने का फायदा क्या, अगर ये वैक्सीन फ्री में बिकने लगे पूरी दुनिया में। तो भाई इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी कंट्री मिलके डब्ल्यूटीओ के अंदर ट्रिप्स का वेवर दिलाना चाहती हैं, कोविड-19 की वैक्सीन और उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी को। इंडिया ने तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के ऊपर इल्जाम तक लगाया है कि चूंकि आप अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हो, तो गरीब कंट्रीज में अभी भी जो गरीब हैं वो मर रहे हैं। ट्रिप्स की बात की जाए तो ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट टाइप का है, 1995 में बना था, जिससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसी से आईपी का ये जो ट्रिप्स का जो मैकेनिज्म है वो भी बना है। तो इस ट्रिप्स में स्टैंडर्ड्स पुटअप किए जाते हैं, किस प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेआउट फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन और ट्रेड सीक्रेट्स को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाएगा, क्या बेंचमार्क्स इनके लिए सेटअप किए जाएंगे, इसके लिए पूरा का पूरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट नाम का। सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स पे यहाँ पे एप्लीकेबल है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर रिसेंटली ही दुनिया भर में 20 कंट्रीज ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल एक ऑपरेशन किया है, जिस ऑपरेशन का नाम है हैची-2। ये हैची-2 नाम का ऑपरेशन जून 2021 से सितंबर 2021 के बीच में किया गया। 20 कंट्रीज की जो स्पेसिफिक पुलिस यूनिट्स थी वो यहां पे इन्वॉल्व थी, और इस पूरे के पूरे आप कह लो ऑपरेशन को इंटरपोल लीड कर रहा था। 20 कंट्रीज की इन्फोर्समेंट एजेंसी यहां पे इन्वॉल्व थी। 1000 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है और $27 मिलियन के इलिसिट फंड्स के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। दुनिया भर में जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे कि रोमांस स्कैम, एक लड़की ने एक लड़के को बात करके बेवकूफ बना दिया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ऑनलाइन इलीगल गैम्बलिंग का जो पैसा होता है उसका इधर से उधर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब चूंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, किसी एक कंट्री की डोमेन के अंदर नहीं आते, तो 20 कंट्रीज की एजेंसी मिलकर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 1660 केसेस को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है, 1003 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, 2350 बैंक अकाउंट्स यहाँ पे सीज कर दिए गए हैं, 50 इंटरपोल नोटिस को यहाँ पे जारी किया गया है। इसको बोला गया है ऑपरेशन हैची-2। 10 नई प्रकार की क्रिमिनल मोडस ऑपरेंडी को आइडेंटिफाई किया गया है, किस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पैसा घुमाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इलीगल गैम्बलिंग के पैसे के इधर से उधर करते हैं। इन सब चीज़ों को 20 कंट्रीज की पुलिस मिलकर कोऑर्डिनेट कर रही थी, और पूरा का पूरा सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कर रहा था आपका कौन? इंटरपोल। ठीक है भाई, तो कुल मिला के इंटरपोल के अंदर आप कह सकते हो कि एक नए प्रकार का ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म बनाया है। ये जो फाइनेंशियल क्राइम है, जो साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम है, इंटरनेट के थ्रू फाइनेंसेस को जो इधर उधर घुमाया जाता है पूरी दुनिया में, इसके मोडस ऑपरेंडी को तोड़ने के लिए इंटरपोल के अंदर ही एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, ARRP, जिसको बोला जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हैची-2 के अंदर जो इलिसिट फंड के जो केसेस हैं, जो ट्रांसफर इनको इंटरसेप्ट किया गया है,
कुल मिला के कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे इस प्रकार के साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि दुनिया भर की जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। थोड़े थोड़े अमाउंट से पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसके इतने डाइवर्स हेड्स बना देना कि एक कंट्री इस चीजों को सॉल्व ही ना कर पाए, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज मिलके यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट कर रही। उस समय पे जब ये ऑपरेशंस चल रहे थे, इंटरपोल ने बहुत सारे पर्पल नोटिस को इशू किया। पर्पल नोटिस क्या होता है? ये वो पुलिस अलर्ट्स होते हैं दैट सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट्स मेथड्स यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। तो भैया अलग अलग कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइम करने के लिए जो क्रिमिनल्स अलग अलग प्रकार के कंसीलमेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस, इनके रिस्पेक्ट में जो पुलिस अलर्ट्स होते हैं, इनको आप पर्पल नोटिस बोलते हो। दुनिया भर के इंटरनेशनल साइबर इनेबल्ड क्राइम्स को टैकल करने के लिए, नए नए क्रिमिनल मेथड्स की मोडस ऑपरेंडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग अलग केसेस जो देखने में एक दूसरे से अलग रहते हैं बट अंदर से सेम होते हैं, इनके लिंक्स को स्टैब्लिश करने के लिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ है। लीड किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल ने। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर की पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल में पार्ट लेता है। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इसके 7 रीजनल ब्यूरोज हैं दुनिया भर में, एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, 195 मेंबर स्टेट्स में इसके ऑफिसेस हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंटरपोल के साथ डील करने वाली वो कौन सी इंडियन एजेंसी है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हाँ भाई इंटरपोल से रिलेटेड सारा कोऑर्डिनेशन वो करेगी। कोई ना कोई तो एक ऐसी एजेंसी होगी ना इंडिया के अंदर जो कि इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करती होगी। कौन सी एजेंसी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। इंटरपोल को पहली बार 1914 में मनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस के दौरान, जब 24 कंट्रीज के ऑफिशियल साथ में मिले और उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट इन इंटरनेशनल पुलिसिंग में कोऑर्डिनेशन की बात की। सितंबर 1923 में ये ऑफिशियली बना बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। तो शुरुआत हुई इसकी 1914 में बातचीत से, बना ये सितंबर 1923 में एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। उसके बाद इसकी ड्यूटीज में लगातार चेंज होते रहे। 1938 में ये जर्मनी के कंट्रोल के अंदर चला गया। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब 1956 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और एक नया नाम दिया गया इसको, इंटरपोल। कब? 1946 में। इनफैक्ट इंटरपोल नाम का नाम 1946 से इस्तेमाल किया जा रहा था। 1956 में आईसीपीसी को नया कॉन्स्टिट्यूशन मिला और इंटरपोल नाम का जो नाम था ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, व्हाट्सएप को डबल पेमेंट करने का, बेसिकली देखिए व्हाट्सएप का जो पेमेंट सर्विस सिस्टम है अभी के लिए वो 20 मिलियन यूजर्स को इनरोल कर सकता था। तो 2 करोड़ लोग मैक्सिमम व्हाट्सएप के पेमेंट इंटरफेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सामने एक दरखास्त जारी की कि भैया हमें, हमारे ऊपर कोई पेमेंट यूजर्स की आप लिमिट मत लगाओ, हम जितने चाहें उतने पेमेंट यूजर्स इनरोल कर सकें। लेकिन अभी के लिए एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को परमिशन दी है कि ठीक है, अभी तक आपके 20 मिलियन यूजर्स थे पेमेंट इंटरफेस के, अब आप इसको 40 मिलियन कर सकते हो। व्हाट्सएप ने रिक्वेस्ट की कि पेमेंट सर्विसेज हमारी अनलिमिटेड करने दो, हम जितने चाहे उतने यूजर्स एनरोल कर लें। लेकिन अभी के लिए एनपीसीआई ने 20 मिलियन से 40 मिलियन की परमिशन दी है। वैसे देखा जाए तो व्हाट्सएप का पोटेंशियल बहुत ज्यादा का है। 50 करोड़ 500 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के इंडिया के अंदर। तो 4 करोड़ लोगों को अभी के लिए परमिशन है व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विसेज को इस्तेमाल करने की। देखा जाए तो हमारा जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है वो भरा हुआ है। अल्फाबेट इंक यानी गूगल का गूगल पे, सॉफ्ट बैंक और एंट ग्रुप का पेटीएम और वॉलमार्ट फोन पे, ये कुछ बड़े नाम हैं। और ओवरऑल व्हाट्सएप भी यहाँ पे कंपटीशन में आ गया है। और ये जो ई वॉलेट सर्विसेज हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसको भाई भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। बहुत सारे साइमल्टेनियस प्लेयर्स इंडिया में आ गए हैं। डिजिटल मार्केट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। लेट्स सी ये कहाँ पे जाता है। जीएस पेपर 3 डिजिटल पेमेंट्स और इंडियन इकोनॉमी में न्यूज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज इतनी ही न्यूज़ थी। चूंकि संडे है तो एडिटोरियल आज आया नहीं है, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपके पास कुछ अलग पॉइंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।